Hello students, good morning to all. So today we will continue our next topic of financial management, and in the last topic we was discussing about the investment decisions. We started about the financial decisions. So in that financial decision, in that we studied about the three topics, which is investment decision, financing decision and dividend decision. So one topic was left, which is our factors affecting investment slash capital budgeting decisions. मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे मैटर करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं. तो जिसमें पहला पॉइंट था आपका कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट यानी कि क्या होता है कि जब हम किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं, ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि XYZ लिमिटेड का एक प्रोजेक्ट निकला हुआ है, मुझे उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है, सब कुछ डिसाइड हो गया है. अब उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद में उस प्रोजेक्ट में कितना कैश फ्लो होने वाला है, कितना इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा, कितना इन्वेस्टिंग है, कितना फाइनेंसिंग है, कितना आपकी डिविडेंड वाला है, कितना शेयर्स वाले हैं, वो सारी चीज़ें हमें जो होती है देखनी पड़ती है. स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा टफ चैप्टर है, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा अपन को समझना पड़ता है, क्योंकि अभी जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स आ रहे हैं सारे क्या हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं. लाइक आपका 8 to 9 लाइन्स के जो होंगे आपके क्वेश्चंस रहते हैं, उसके आंसर्स जो रहते हैं 3 to 4 पॉइंट्स में रहता है. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि हमें उस क्वेश्चन को समझना, क्योंकि आपके वैल्यू बेस्ड और आपके क्या होता है ना कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि क्वेश्चन पूरा रीड कीजिए, रीड करने के बाद फिर आप बताइए कि आपको उसमें क्या फैक्टर्स है, किस चीज़ से रिलेटेड आपको समझना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक को आप समझो, अच्छे से समझो. जब तक आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. ठीक है. सो सबसे पहले अपन कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट की बात करते हैं. तो कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट यानी कि क्या हो जाता है कि हम जो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसमें कितना इनफ्लो आएगा, कितना आउटफ्लो आएगा. अगर मैंने सारा पैसे को आउटफ्लो पे ही लगा दिया, सारा पैसा मैं सिर्फ इन्वेस्ट करते जा रही हूँ, लगाते जा रही हूँ, तो कंपनी को चलाने के लिए भी तो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है. अगर मैं ऑपरेटिंग सेक्शंस की बात करूँ, पर डे हमारे कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए जो होता है कम से कम मान लेते हैं कि हमें 50-60 हज़ार रुपये लगता है, पर डे का हमारा एक्सपेंसेस है. तो इतने एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए मुझे इनफ्लो की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना. तो ये चीज़ें भी जो होती हैं उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है कि कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट कितना हो रहा है, मतलब इनफ्लो कितना हो रहा है और आउटफ्लो कितना हो रहा है. जब तक मैं आउटफ्लो नहीं करूँगी, जब तक पैसा मैं लगाते नहीं जाऊँगी, वहाँ पर और ज़्यादा क्या होगी, ग्रोथ नहीं होगी. मतलब वहाँ आपका काम जो है वो ख़त्म नहीं होगा, काम मतलब कि चालू भी नहीं होगा. जैसे एक काम था, आपको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट था तो उसमें आपको पिलर्स बनाने थे, तो आपने 5 पिलर्स तो बना दिए. पिलर्स बनाने के बाद आपका मटेरियल ख़त्म हो गया है. अब आपको आगे की बेस बनानी है, ठीक है, ऊपर की बेस बनानी है. तो बेस बनाने के लिए भैया आपको मटेरियल्स वगैरह चाहिए. तो फिर जब आप और इन्वेस्टमेंट करोगे, सामान जब आएगा उसके बाद ही तो आप उसका बेस बना पाओगे. ठीक है. सो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है. नेक्स्ट है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या हमने जिसमें इन्वेस्टमेंट किया है, करने से पहले तो हमें बहुत सोचना समझना पड़ता है, बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है. पूरे डीप में जा कर के हम लोग के जो मैनेजर्स होते हैं, एनालिसिस डिपार्टमेंट वाले होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि जैसे प्रोजेक्ट आता है तो ये प्रोजेक्ट ए है, ये प्रोजेक्ट बी है. अब अगर हम पूरा कॉस्ट को लेकर ओवरऑल पूरी डिसीजन आ गई, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है 2 साल का है, तो 2 साल के प्रोजेक्ट में हम कितना पैसा लगाने वाले हैं, कितना पैसा हमारे पास आएगा, इन सब चीज़ों को देखते हुए डिसाइड किया जाता है कि हमें किस प्रोजेक्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. अगर ऐसा हुआ कि प्रोजेक्ट ए में मुझे जो है 10% रिटर्न है और प्रोजेक्ट बी में जो है 9% का रिटर्न है, तो जाहिर सी बात है मैं ए प्रोजेक्ट को प्रेफर करूँगी, क्योंकि इसमें मुझे 1% ज़्यादा का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका रिस्क इन्वॉल्व. अब हम जब भी क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग की डिसीजन लेते हैं, तो कैपिटल बजट के देते हैं कि कितना कैपिटल लगने वाला है, तो रिस्क भी वहाँ पर देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा हुआ कि प्रोजेक्ट डूब गया, कुछ अदर प्रॉब्लम्स आ गई, या कोई बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स है, टेक्नोलॉजिकल हो गया, सोशोलॉजिकल हो गया, अलग अलग टाइप के रीजंस होते हैं, नेचुरल रीजंस हो गए जिसके कारण हमारा रिस्क जो है इफ़ेक्ट करता है, मार्केट गिर गया, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो उन सब चीज़ों को भी हमें दिमाग में रखते हुए, रिस्क को भी कंसिडर करते हुए हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में देखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक फैक्टर है जो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट कर सकता है. सपोज़ आपने कोई बिल्डिंग वगैरह का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, आप लोगों ने 2 बिल्डिंग्स प्रेफर
बना लिया था 3 बिल्डिंग्स जो है और रिमेनिंग थे 5 में से, ठीक है। तो अचानक ऐसा हुआ कि नेचुरल कैलेमिटीज़ आई और वो बिल्डिंग आपकी पूरी गिर गई, ठीक है। तो वो तो पूरा आपका चला गया, आपने प्रोजेक्ट ये लिया था कि उनको बिल्डिंग्स बना करके देनी है, लेकिन ऐसा हो गया तो उसके लिए तो फिर आपको क्या आ गया, ये आपके लिए तो बहुत बड़ा लॉस के तरीके से हो गया कि भाई उतने का जो कॉस्ट है, मेरा लेबर कॉस्ट था, ये सब कुछ था, वो तो मेरा चला गया, ऐसा हो जाता है। तो उन चीज़ों को भी हमें देखना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में क्या होता है ना कि हम देखते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। जैसे कुछ लोग होते हैं जो लेबर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग होते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, ठीक है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें लेबर की ज़रूरत होती है, लेकिन हर जगह टेक्नोलॉजी और लेबर मिलाकर काम चलता है, ठीक है। तो कुछ लोग लेबर पे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देते हैं, कुछ लोग टेक्नोलॉजी पे देते हैं। तो उस चीज़ को मेनटेन करना कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कहाँ ज़्यादा होगी, कहाँ मैं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगी तो मुझे पैसे ज़्यादा मिलेंगे। अगर हम लेबर पे ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं तो हो सकता है कि काम स्लो होगा, अगर हम उसमें टेक्नोलॉजी पे करते हैं तो काम हमारा फास्ट होगा, लेकिन जहाँ पर मैन पावर की ज़रूरत है वहाँ पे टेक्नोलॉजी काम नहीं कर सकती। तो हर चीज़ों को देखते हुए कि इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करना है, किस प्रपोजल में लगाना है, किस प्रपोजल में कितना लगाना है। एक साथ अगर मैं 3 प्रपोजल्स पे काम करूँ, तीनों प्रपोजल में मुझे अलग अलग पूरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिसाइड करने पड़ेंगे कि कहाँ कितना कैपिटल लगाना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना फाइनेंसिंग होगा। हर चीज़ों के बारे में सोचते हुए मुझे फाइनल जो है उस क्राइटेरिया को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट कैपिटल बजटिंग डिसीजन. If you are having any doubt, any issues, you can please contact me. Then next topic is फाइनेंसिंग डिसीजन आफ्टर द इन्वेस्टमेंट, कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना कैपिटल बजट कंपनी में लगाना है। हमें उसके बाद ये देखना पड़ता है कि हम कहाँ से अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, कहाँ से हमारे पैसे जो है रेज हो सकता है, यानी कि फ्रॉम विच सोर्स फाइनेंस और कैपिटल शुड बी रेज्ड, मतलब कहाँ से हमारे पैसे फाइनेंस रेज हो सकते हैं। सो फाइनेंस रेज होने के लिए हमारे पास 2 तरीका होता है, एक डेब्ट होता है और दूसरा हमारा इक्विटी होता है, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू द सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट फ्रॉम वेयर द फंड हैज़ बीन रेज्ड। ये एक जरिका होता है, एक जरिया होता है जो सोर्स निकालते हैं जिसके तरीके से हम कैसे भी अपने फंड को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी पर्सन के पास पूरे ढेर सारे फंड अवेलेबल नहीं होते कि आपका प्रोजेक्ट अगर 2 करोड़ का है, सो यू आर हैविंग अ 2 करोड़ रुपीज़ इन योर हैंड एंड यू आर इन्वेस्टिंग होल द मनी एट देयर एंड स्टिल you are having a left money to spend some other places or meet to the day to day expenses. ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए आपको देखना पड़ता है कि मैं कहाँ से फ़ंड ले सकता हूँ। लोग क्या करते हैं कि उसके लिए एक अलग जगह से फ़ंड लेते हैं, लाइक कुछ लोग डेप्ट यूज़ करते हैं, कुछ लोग इक्विटी यूज़ करते हैं, कुछ लोग डेप्ट इक्विटी मिक्स यूज़ करते हैं। दोनों तरीके से देखा जाता है कि कहाँ से क्या करके काम जो है किया जा सकता है, ठीक है। सो फाइनेंसिंग डिसीजन जो होता है टोटली फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस होते हैं कि कहाँ कहाँ से पैसों को बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है। सो मैंने बोला कि एक डेप्ट होती है, दूसरी आपकी इक्विटी होती है। तो डेप्ट क्या होता है, आपका बोरोड फंड होता है, इक्विटी आपके लिए ओनर्स फंड हो जाती है। डेप्ट मतलब कि पैसा बाहर से जो हम ले करके आते हैं, है ना, दूसरों जैसे कि डिवेंचर इशू करते हैं हम अगर, ठीक है, तो डिवेंचर इशू करते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, बोरोड फंड हो जाता है, ठीक है। और वही अगर अपन इक्विटी इशू करते हैं, इक्विटी शेयर्स इशू वगैरह करते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, ओनर्स फंड हो जाता है। अपन डेप्ट में बैंक से भी प्रेफर कर सकते हैं, बैंक लोन वगैरह लेते हैं तो वो भी हमारे लिए डेप्ट हो जाता है, ठीक है। और इक्विटी में हमारी रिटेन्ड अर्निंग हो जाती है, जो रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलता है, इंटरेस्ट हो जाती है, हमारे अपने शेयर होल्डर्स होते हैं जो हमारी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदते हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो देखा जाता है कि आप किस सिचुएशन में, किस जगह पर, किस चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे हो। कुछ जगह पे डेप्ट प्रेफर्ड की जाती है, कुछ जगह पे इक्विटी प्रेफर की जाती है। जहाँ पे डेप्ट से काम हो सकता है तो कंपनी डेप्ट से काम निकालने की कोशिश करती है, जहाँ इक्विटी से काम होता है वहाँ इक्विटी से निकालने की कोशिश करती है, ठीक है। तो नाउ लुक एट द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द फाइनेंस डिसीजन। सबसे पहला इफेक्ट है आपका कॉस्ट का, कि कॉस्ट कितना लग रहा है,
कितना कॉस्ट लग रहा है, यानी कि क्या है कि कंपनी में जब आप पैसा लगाना चालू करते हो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि हम कहाँ कितना पैसा लगाएं, कहाँ पे पैसे बचाएं। और पहली प्रायोरिटी यही होती है कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। हर कंपनी यही सोचती है कि कितना कम से कम हम पैसा लगाएं और मैक्सिमम आउटपुट जो है हम अर्न कर सकें। तो कॉस्ट में मतलब हमारा टारगेट यही होता है कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, कि हम कम से कम पैसा लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रिटर्न हो सके। तो वहाँ पर हमको देखना पड़ता है कि कैसा कॉस्ट है, मतलब ये प्रोजेक्ट हमारा छोटा है कि बड़ा है। हम छोटे समय के लिए फ़ंड लेते हैं, अगर बोरो करते हैं तो हमें उसको रिटर्न करने के लिए भी देखना पड़ेगा कि इतने समय में हम रिटर्न करें, इतने समय में रिटर्निंग हो जाएगी उसकी। अगर लग रहा है लंबा समय तो भाई यहाँ पर रिस्क क्यों लेना, चलो अपन इक्विटी में प्रेफर कर लेते हैं। इक्विटी वालों को भाई ठीक है कि पैसा अगर लेट से भी देते हैं तो चलता है, क्योंकि अपना पैसा है, अपने घर का पैसा है ना, ओनर फंड है। लेकिन अगर बोरोड में है तो हमें टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, उनको पैसे देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सोचना पड़ जाता है कि आपको बोरोड फंड प्रेफर करना है या फिर इक्विटी करना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिस्क। अब रिस्क में क्या हो जाता है ना कि बहुत अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज़ होती हैं। अलग अलग आपकी सिक्योरिटीज़ यानी कि क्या होता है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन में इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, आपके पास डिबेंचर्स होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग होती है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती है। तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि हम कहाँ पर करें। अगर मैंने मान लो ढेर सारे पैसे जो है डेप्ट उठा लिए, मैंने 5 करोड़ के प्रोजेक्ट में 2 करोड़ रुपए का मैंने डेप्ट लिया, डेप्ट को प्रेफर किया, डेप्ट फाइनेंस प्रेफर किया है, तो और ऐसा हुआ कि वो प्रोजेक्ट मेरा डूब गया या प्रोजेक्ट मेरा बहुत लॉस में जा रहा है, काम नहीं चल रहा है, बहुत डिले हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो आपको भरना पड़ेगा। तो यानी कि एक तो पहले से उसका प्रोजेक्ट का लॉस, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना, तो वो चीज़ें आपके लिए क्या हो जाती है, बहुत हैवी हो जाती है। और वही शायद अगर आपने इक्विटी प्रेफर की होती तो आपको उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बचना पड़ता। हालांकि यहाँ पर आपको पहले से ही लॉस है और ये पैसा भी आपका डूब गया। तो वहाँ पर भी हमें देखना पड़ता है कि कौन से सिक्योरिटी के हिसाब से हम कौन सा प्रेफरेंस देंगे, डेप्ट देंगे, इक्विटी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन भी जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इफ़ेक्ट करता है फैक्टर जो होता है आपके डेट इक्विटी के चूज़ करने के लिए कि कितना आपका इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है कंपनी का। जैसा इनफ्लो आउटफ्लो होगा उसी हिसाब से तो आप अपने फाइनेंस डिसीजन को प्रेफर करोगे, है ना। तो जैसा फाइनेंसिंग डिसीजन होगा उस हिसाब से आपकी प्रायोरिटीज़ रहती है। तो कैश फ्लो सिचुएशन भी उसी हिसाब से प्रेफर किया जाता है कि मैं ओनर्स फंड प्रेफर करूँ या फिर मैं क्या बोलते हैं बोरोड फंड को प्रेफर करूँ। नेक्स्ट होता है हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी क्या होती है, ये भी आपकी सिक्योरिटी पे बेस्ड होती है। ठीक है, यानी कि आपका जो कितना फॉर्म में सिक्योरिटीज़ आप फ्लोटेशन कॉस्ट के ऊपर प्रेफर कर रहे हो, उसमें भी आपको ये चीज़ देखनी होगी, क्योंकि ये फ्लोटेशन कॉस्ट का भी जो पैसा है, फ्लोटेशन कॉस्ट की भी जो सिचुएशन आ जाती है, वहाँ पर भी आपको क्या होता है कि बहुत इफेक्ट करता है आपके फाइनेंस डिसीजन पे कि आप वहाँ पर डेप्ट लेना है, वहाँ पर इक्विटी लेना। यहाँ पर मैं पैसा ले लूँगा तो वहाँ कैसे फिल करूँगा, वहाँ से लेता हूँ तो ठीक है यहाँ तो जाएगा लेकिन डूबेगा तो पूरा मेरा डूबेगा। यहाँ पर अगर लेता हूँ तो चलो मैं बाद में भर दूँगा, लेकिन यहाँ पर कर रहा हूँ तो हो ही नहीं पा रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर ली है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए आपको फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए भी फिक्स करना पड़ता है। नेक्स्ट फैक्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। यहाँ पर भी हमने बात की थी और मैं यहाँ पे भी बात कर रही हूँ कि ऑपरेटिंग कॉस्ट वो पैसा होता है कि जो हमें डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए अपने पास रखने पड़ते हैं। सपोज़ आप अपनी दुकान है, आपकी छोटी सी दुकान की बात कर लेते हैं कि आपका छोटा सा दुकान है जिसमें 7-8 वर्कर हैं, छोटी दुकान है, 7-8 वर्कर्स हैं, काम करते हैं। तो वो वर्कर्स जो आते हैं आप डेली उनको चाय पिलाते हो, ठीक है। आपके पास जो और ग्राहक आते हैं उनको आप चाय वगैरह पिलाते हो, नाश्ता करवाते हो, या आपके आने जाने का कुछ एक्सपेंसेस है तो कुछ, और आपको मान लो आज ये रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया तो ये लाना है, स्टेशनरी लाना है वगैरह वगैरह। तो ये छोटी मोटी जगह पे मैं बात करूँ तो ये सारी कॉस्ट तो लगती है ना। उसी प्रकार से जब फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात हो जाती है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कुछ फिक्स रहता है कि पर डे मेरा जो है 10,000 का खर्चा है, तो कंपनी को वो सोच के चलना पड़ता है कि मैंने इतना पैसा प्रोजेक्ट में लगा दिया है तो मेरा पर डे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो मेरा कहाँ से निकलेगा। तो मैं वहाँ पर डेब्ट को प्रायोरिटीज़ दूँ कि मैं वहाँ पर इक्विटी को प्रायोरिटी दूँ। तो जैसी उनकी सिचुएशन बेनिफिशियल रहेगी वो उस हिसाब से उन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट अब क्या है कि भाई आपका प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन आपको फंड की ज़रूरत है, अब मैं कौन सा फंड चूज़ करूं, तो आप पहले ये देखोगे कि स्टॉक मार्केट का सिचुएशन कैसा चल रहा है। अगर वहाँ पे बूम पीरियड चल रहा है तो आप डेप्ट को प्रीफर कर सकते हो कि डेप्ट में मैंने पैसा ले लिया, मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, पैसा लगाया, मेरा शेयर जो है डबल हो गया, अब उसका डेप्ट वाले को उनका पैसा दे दो और बाकी जो पैसा बच गया अपने पास रख दो, ठीक है। अगर सिचुएशन ऐसी लग रही है कि नहीं बहुत ज़्यादा बूम नहीं है, मिड पे चल रहा है, डूब भी सकता है उठ भी सकता है, तो वहाँ पे इक्विटी प्रेफर करो कि अपना पैसा डूब गया तो चलो मुझे किसी और को इंटरेस्ट या पैसा भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे लिए ही वो मेरी इनकम हो जाएगी, ठीक है। सो ये आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग थे आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के और फाइनेंसिंग डिसीजन के। आई होप यू ऑल गेट अंडरस्टैंड, प्लीज़ नोट इट डाउन, देन आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच। So students, next is our dividend decisions. So what is dividend decision? Dividend decision is about the distribution of profit. हमने सबसे पहला डिसीजन इन्वेस्टमेंट का लिया कि एक मैनेजर जो होता है सबसे पहले डिसीजन किसके ऊपर लेता है कि उनको कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और उससे रिलेटेड हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ा कि किन किन फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मैनेजर होता है, वो उस चीज़ के बारे में सोचता है। फिर हमने फाइनेंसिंग के बारे में सोचा कि कहाँ कहाँ फाइनेंस को, फंड को किस किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, कहाँ डेब्ट प्रायोरिटीज़ दे सकते हैं, कहाँ इक्विटी प्रायोरिटीज़ दे सकते हैं, वो उससे रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स को जो है वो ध्यान में रखते हुए जो मैनेजर है वो डिसीजन को लेगा। और नेक्स्ट जो हमने लिखा है आपका डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन ने कि अब आप जब इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो उसके बाद क्या होता है, कंपनी को रेट ऑफ रिटर्न तो मिलता है, तो जब रेट ऑफ रिटर्न मिलता है तो क्या उनकी वो बनती है, लाइबिलिटी बनती है कि उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको वो क्या करे, फंड को रिटर्न करे, है ना। यानी कि शेयर होल्डर्स को फंड्स रिटर्न करे का मतलब होता है कि डिविडेंड के रूप में उनको पैसा वापस करना, जिनसे आपने लोन लिया था उनका लोन को आप रीपे करोगे, है ना, और जिनसे आपने जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था आपकी कंपनी में, ठीक है, उनको आप डिविडेंड के रूप में एज अ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है। सो इट इज़ रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग वेरियस पार्टीज लाइक क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, डिवेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा, है ना। क्या बोल रहा है, ये किससे रिलेटेड है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस फंड से रिलेटेड है, यानी कि आपका जो फंड आया है, एक्स्ट्रा फंड आया है, उससे रिलेटेड होता है। और जैसे हम किनके बीच में बांटते हैं, हमारे क्रेडिटर्स, सबसे पहले जो क्रेडिटर्स हैं हमारे, जिनसे हमने पैसे लिए थे, उनको बांटना पड़ता है। फिर हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, फिर डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, फिर शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उन सभी लोगों को हम लोग जो है अपने फंड्स को बांटते हैं, ठीक है। फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करता है कि हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट एंड हाउ मच टू कीप असाइड एज अ रिटेन्ड अर्निंग, है ना, कि कितना फाइनेंस मैनेजर को ये डिसाइड करता है कि कितना, इतना अगर हमारा एक अंदाज़ा है कि इतना हमारा फंड आ जाएगा या फंड आ गया है, तो इसमें से कितना पैसा हमें लोगों को बांटना है, कितना पैसा हमें साइड में रखनी है, कितना हमें फ्यूचर के लिए देखना है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को सोचने के लिए वो किन किन पॉइंट्स को अपने दिमाग में ध्यान रखते हुए इस डिसीजन को लेता है। सो दैट आर योर फैक्टर्स अफेक्टिंग। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ योर अर्निंग। सबसे पहला मैटर करता है कि भाई कितना पैसा अर्न हुआ है, कितनी हमारी अर्निंग है, कितनी कंटिन्यूअस अर्निंग रहने वाली है, ये उनकी पहली प्रायोरिटी होती है, क्योंकि जब तक अर्निंग नहीं होगी आप डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो सोच नहीं सकते। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। मेरे पास अर्निंग तो आ गई है, आज मेरे पास सपोज़ कि 2 करोड़ रुपए की मेरे पास अर्निंग है, ठीक है, आ चुकी है, लेकिन नेक्स्ट मंथ जो है वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में या नेक्स्ट कुछ लॉन्ग टर्म के लिए ये अर्निंग मेरे पास नहीं रहने वाली, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं और किसी प्रोजेक्ट में स्विच नहीं करने वाला। इसी प्रोजेक्ट को जो है कंटिन्यू करने के बारे में भी सोचा जाएगा, लेकिन अभी आगे का हमारा कोई प्लान नहीं है। तो कोई अगर आपका आगे का प्लान नहीं है तो आपको उसके लिए हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी क्या होगी कि अर्निंग की स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपने आगे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचा। अब इन्वेस्टमेंट नहीं सोचा मतलब अर्निंग नहीं होगी,
होगी। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे हमें और किस तरीके से देखना है कि हमारी स्टेबिलिटी होने वाली है या नहीं। अगर हमारी स्टेबिलिटी रहेगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिविडेंड को। लेकिन अगर आपकी अर्निंग ज़्यादा नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कंपनी के फ्यूचर के लिए, ऑपरेटिंग के लिए तो आपको पैसे रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कैश फ्लो पोजीशन। कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, इनफ्लो आउटफ्लो प्रॉपर्ली अगर चल रहा है, जितना इनफ्लो हो रहा है उतना आउटफ्लो हो रहा है तो फिर ठीक है। आप क्या करोगे कि नॉर्मल जो डिविडेंड होता है, सरप्लस होता है, सबको बांटोगे। लेकिन देख रहे हो कि अगर पोजीशन में सिर्फ आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, पैसों को थोड़ा सा साइड रखोगे और उसके बाद फिर लोगों को बांटने के बारे में सोचोगे। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। अब अगर ऐसा कहीं लग रहा है कि आपको इन बहुत अच्छा मार्केट से 10% का जो है आपको रिटर्न मिला है और बहुत अच्छी रिटर्न है, बहुत अच्छा डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन अचानक क्या हुआ ना कि जैसे ही आपकी ये प्रोजेक्ट को देखने के बाद में मार्केट में आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो गई और आपको एक और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जिसमें ऐसा है कि आप इस नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए एंड यू विल गेट द मोर प्रॉफिट देन बिफोर वन। ठीक है। सो आप क्या करोगे कि अरे यार ये नया प्रोजेक्ट है, इसमें मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये ज़्यादा रहेगा। कंपनी को तो अपन बाद में जो पब्लिक है उनको बता देंगे कि ऐसा ऐसा है और हम इनको बाद में फिर नेक्स्ट वाले के हिसाब से और उनको अच्छा प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, पैसे को सेव करोगे ताकि जो अगला प्रोजेक्ट है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा डेप्ट को प्रायोरिटीज ना देखते हुए इसी प्रॉफिट से काम करना पड़े और रिटेन अर्निंग के लिए मैं ज़्यादा पैसे को सेव कर लूँ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। आपकी डिविडेंड की भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्या होता है ना कि कंपनी जब इन्वेस्ट करती है और उसके पास पैसे आते हैं तो वो डिविडेंड अगर पब्लिक को टाइम टू टाइम बांटती है, हर साल डिविडेंड बांटती है कंपनी, ये कंपनी की इमेज है कि बहुत अच्छी डिविडेंड है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ये हर साल करती है, कैसा भी रहे कंपनी लॉस में नहीं जाती, हमेशा प्रॉफिट में ही चलती है। प्रॉफिट में ना भी चले, मीडियम भी प्रॉफिट आता है तो भी वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट सभी को करती है। इससे क्या होता है कि मार्केट में इमेज अच्छी बन जाती है अगर आपकी स्टेबिलिटी है डिविडेंड में तो, और लोग आप में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड भी रहते हैं कि नहीं ये कंपनी तो डिविडेंड ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करती है। आपकी इमेज अच्छी हो जाती है, लोग आपके में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके पास भी आपका जो पैसा है, आपका फंड जो है वो रेज होने में मदद होता है। तो वहाँ पर आपको सोचना है कि जब आप जो मैनेजर डिसाइड कर रहा है फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में, तो अगर आपकी अर्निंग अच्छी है तो अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपका प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, है ना। तो प्रेफरेंस होल्ड अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस होल्डर्स को प्रेफर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये देखना चाहिए कि अगर आपके पास ज़्यादा रिटायर्ड और मिडिल मैन अगर ज़्यादातर लोग हैं, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ना आप जो है क्या बोलते शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। लेकिन आपके पास यंग लोग अगर ज़्यादा हैं तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि कम शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी दोगे, डिबेंचर्स वाला ज़्यादा इशू करोगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग जो होता है ना लॉन्ग टर्म स्टेबल रहते हैं, कि ऐसे लोगों की जो इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म पे ज़्यादा नहीं। और जो नए यंग लोग होते हैं वो लोगों को क्या रहता है, बहुत सारे चेंजेस रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, स्विच करते रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पर वो लोग कम प्रायोरिटीज़ देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं ना, ये लोग अपने शेयर होल्डर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं अगर आपका रिटायरमेंट और मिडिल मैन हो, और उस हिसाब से उनको जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में डिसाइड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी को भी जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजर रहता है, आपका जो मैनेजर है वो डिसाइड करता है, देखता है कि इस गवर्नमेंट ने किस तरीके की टैक्सेशन पॉलिसी रखी हुई है, उन्होंने कहीं टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं कर दिया है डिविडेंड के ऊपर, क्योंकि डिविडेंड टैक्स भी लगता है। ठीक है, अगर कुछ डिविडेंड टैक्स डिविडेंड ऐसे भी होते हैं उसमें फ्री भी होती है, तो अगर आपका फ्री है तो वो ज़्यादा सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करेगी, अगर हाई है तो वो कम सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट कंसिडरेशन, हमें कैपिटल मार्केट को भी एक्सेस करना पड़ता है कि हमारा सिक्योरिटी मार्केट की सिचुएशन कैसी चल रही है। अगर आपकी सिक्योरिटी मार्केट में कंपनी को अप्रोच किया जा रहा है, ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आपको प्रायोरिटीज़ आ रही है, अप्रोच किया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या करोगे, आप पैसे बचाओगे और री इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचोगे। लेकिन ऐसा अगर मार्केट में कुछ नहीं है तो आप अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका लीगल रेस्ट्रिक्शंस। कंपनीज एक्ट में बहुत सारे लीगल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, डिटेल्स लिखे होते हैं। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी आपको जो है डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अगर बहुत सारी चीज़ों के लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं, सपोज पर्टिकुलर लिमिट में ही आपको फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इससे आगे नहीं करना, तो आप उसी लिमिट में करोगे। अगर ऐसा कोई बॉन्डिंग नहीं है तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से डिविडेंड को अपने पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होता है ना, बहुत सारे जगह पे जो होते हैं आपके लॉन्ग टर्म लोन लिए होते हैं। अगर आपका लोन लंबे समय का है तो मतलब आपको लोन को रीपे करना पड़ेगा। आपको पे करने के लिए आपके पास फंड होने चाहिए। अगर आपने सारे जो भी इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रिटर्न आया सभी को और आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो लॉन्ग टर्म लोन के वक्त में आपको दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पर सोचना पड़ता है, तो आप थोड़ा सा पैसा रख लो, उसके बाद फिर उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करो। नेक्स्ट है आपका स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन प्रायोरिटीज़ की अगर आपके लिए गुड न्यूज़ है, लोग आपके इन्वेस्टमेंट जो आपने की और लोगों ने आपके कंपनी पे इन्वेस्ट किया, आपका रिटर्न बहुत अच्छा आया, गुड न्यूज़ मिली है, बम पीरियड चल रहा है, सब डिस्ट्रीब्यूट कीजिए अपने उसको डिविडेंड को, तो पब्लिक क्या होगी, खुश होती है। और खुश होने के बाद आपके मार्केट को देख करके, मार्केट वैल्यू को देख करके और दोबारा इन्वेस्ट करती है। सो इससे आपके पास जो फ्यूचर में मनी फ्लो की प्रॉब्लम रहती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इस चीज़ के बारे में मैनेजर सोचता है कि अगर मार्केट अच्छा चल रहा है तो हम अच्छे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मार्केट अच्छा नहीं चलेगा, आपका स्टॉक मार्केट सिक्योरिटी वाले जो टाइम पीरियड है वो अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा अपना हाथ खींचने के बाद में सोचेगा कि पहले मैं अपने बारे में सोचूं, उसके बाद जो है पब्लिक के बारे में सोचता हूँ। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो एक मैनेजर जो होता है अपने दिमाग में रखते हुए डिसीजंस लेता है। हम जो बार बार ये फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ रहे हैं ना, तो तीनों सिचुएशन में अगर मैं आपको कॉमनली बात करूं कि आपको कहीं आपको एक शादी प्लान करनी है, ठीक है, शादी इवेंट में प्लान करना है, तो आप उसके हिसाब से अलग चीज़ों को सोचोगे। ठीक है, अगर आपको घर का गृह प्रवेश का इवेंट सोचना है तो उसके हिसाब से आपकी प्रायोरिटीज़ अलग हो जाती हैं। अगर आपको कोई ग्रैंड लेवल पे कुछ कॉन्सर्ट करवाना है तो वहाँ पे आपकी मेंटालिटी अलग हो जाती है। तो अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं ना। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए उसी प्रकार से मतलब एक कंपैरिजन बता रही हूँ मैं कि किस तरीके से जो मैनेजर होता है अलग अलग सिचुएशन में सोचता है कि कहाँ से कितना आएगा, कितना बचेगा, क्योंकि उसको कंपनी को भी देखना है, पब्लिक को भी देखना है, फ्यूचर ग्रोथ को भी देखना है। तो सारी चीज़ों को देखने के लिए सब चीज़ों में हमारा ही अच्छा हो जाए तो ऐसा नहीं है, हमें हर चीज़ों को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो ये सारे डिसीजंस आपके मैनेजर्स लेते हैं। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल प्लानिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग की जो नोट्स है प्लीज़ आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर दीजिए। थैंक यू सो मच।